ओह, तो अब भी उनके इश्क में मुब्तला है। वह जो नायाब को देखने में मगन था, पीछे से आती रिदा की आवाज़ पर पलटा था। क्या मतलब है तुम्हारा? फहद को रिदा का इस तरह डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आया। मतलब तो साफ है और तुम खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हो। रिदा ने सामने खड़े तैमूर की तरफ इशारा करते हुए फहद को याद दहानी करवाना चाही। तैमूर जो अब तक अपने सामने खड़ी नायाब को देखने में इर्द गिर्द से बेफिक्र देखने में मगन था। रिदा अपना मुंह बंद करो, वो सिर्फ मेरी है, सुना तुमने? नायाब सिर्फ फहद अहमद की है। फहद ने रिदा के बाजू को अपनी सख्त ग्रिप में दबोचते हुए कहा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। रिदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बखूबी फहद की आंखों में नायाब की मोहब्बत का जुनून देख सकती थी, जो अब खतरनाक हद तक मजीद बढ़ चुका था। रिदा उस आग को मजीद भड़काने के लिए फहद को और बदगुमान कर रही थी। वो जानती थी फहद मिजाज का बहुत सख्त और ज़िद्दी है। वो जिस चीज़ को पाना चाहता है उसको पाकर ही दम लेता है। रिदा भी शैतानी मुस्कुराहट से फहद की तरफ देख रही थी। ये हंसी फहद को होठ पर मजाक उड़ाती लग रही थी। क्यों हंस रही हो इस तरह से? फहद ने मुसलसल खुद पर हंसती रिदा को देख कर कहा। देख रही हूँ कि इंसान किस कदर मोहब्बत में मजबूर हो जाता है। रिदा ने हाथ बांधते हुए चेहरे पर मकारी हंसी सजाए कहा। क्या मतलब? फहद को रिदा का यूं बात को गोल घुमाना समझ नहीं आया। मतलब ये कि तुम उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हो और उधर तैमूर बिना तड़पे तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को ले ओढ़ने की तैयारी कर रहा है। रिदा ने फहद में लगी इश्क की चिंगारी को एक और हवा दी। फहद की आंखों में खून सा उतर आया था। वो तो अपनी कोई पसंदीदा चीज़ किसी से शेयर नहीं करता था, और यहाँ बात तो इसकी मोहब्बत की थी और मद्दे मुकाबिल में उसका दुश्मन मौजूद था। मैं तैमूर को अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगा। मैं तैमूर को ख़त्म कर दूंगा, बल्कि जो भी मेरे और नायाब के बीच में आया मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। फहद आंखों में वहशत लिए सामने खड़े तैमूर को देखते हुए बोल रहा था। अच्छा हुआ कि हाँ हाँ, रिदा ने दोबारा आग को और हवा देते हुए कहा। फहद ने रिदा को देखा, जिसकी नज़र साफ फहद को अपना तमस्खुर उड़ाती मालूम हो रही थी। अपनी ये घटिया हंसी बंद करो, वो सिर्फ मेरी है। फहद ने रिदा का मुंह दबोचते हुए कहा। रहने दो, वैसे भी आज तैमूर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी मोहब्बत को ले उड़ेगा। रिदा ने फहद का मजबूत हाथ अपने मुंह से एक झटके से हटाते हुए कहा। ऐसा नहीं हो सकता, वो नादान है, वो तैमूर से मोहब्बत नहीं करती है। आज मैं उसको अपनी मोहब्बत की तड़प बताऊंगा तो यकीनन वो मुझसे मोहब्बत कर बैठेगी। फहद ने खुद को दिलासा देते हुए कहा था। ठीक है, वैसे भी तुम्हारे पास 12 बजे तक टाइम है, वरना फिर भूल जाना अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए। रिदा ने शतरंज का आखिरी पत्ता डालते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं आज सब कुछ नायाब को बता दूंगा कि मैं उसकी मोहब्बत में पागल हुआ हूँ, उसके बिना मर जाऊंगा, और अगर वो न मिली तो सबको बर्बाद कर दूंगा। फहद गुस्से से बोलकर जा चुका था। उसके लहजे में गुस्सा इंतहा का दिखाई दे रहा था। रिदा चिंगारी को भड़कती आग बनाने में कामयाब हो गई थी। अब बाकी का काम फहद ने करना था, जबकि रिदा जानती थी कि उसकी बहन निदा किस कदर फहद से प्यार करती थी। लेकिन अफसोस, जब इंसान बदला लेने पर उतर आता है तो उसकी आंखों पर बस जिद की पट्टी बन जाती है। उसको किसी का अच्छा बुरा नज़र आता नहीं, वो खुद गरज हो जाता है। रिदा भी तैमूर को पाने की जिद में अंधी हो गई थी। उसे अपनी बहन की खुशियाँ भी नज़र नहीं आ रही थी। वो खुद गर्जी की आखिरी हद तक पहुंच चुकी थी। अब आएगा मज़ा। नायाब, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत को छीना था ना, मैं तुमसे तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी इज्जत सब कुछ छीन लूँगी। रिदा ने फहद को जाते हुए देख कर कहा। वो एक आग का गोला बनकर जा रहा था, जो बहुत जल्द किसी के रेशमी ख्वाबों को बेदर्दी से जलाने वाला था। रुखसती का टाइम आ चुका था, सबकी आंखें नम थी। आज एक और लड़की अपने बाबुल का आंगन छोड़कर जा रही थी। तैमूर ने पीछे खड़ी नायाब को देखा और फिर अपनी घड़ी देखकर नायाब को आंखों से इशारा किया था। वो नायाब को किसी बात की याद दहानी करवाना चाह रहा था। नायाब तैमूर की बात का मतलब समझ चुकी थी। घड़ी में 11:30 बज रहे थे, मतलब ठीक आधे घंटे के बाद उसको अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करना था। उसको आज अपनी मोहब्बत का इकरार करना था, और ये काम उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वो कैसे तैमूर के सामने अपने दिल की बात इतनी आसानी से बोल सकती थी, जबकि तैमूर की कुर्बत ही उसकी सांसें बंद कर देती थी। एक बार फिर से नायाब को ये सब सोचे घबराहट सी होने लगी थी। साइका सबसे गले लग कर रो रही थी। नायाब भी नम आंखों से साइका को देख रही थी। किस कदर मुश्किल होते हैं ये लम्हात, जहाँ गुजरा हुआ बचपन, जहाँ से जुड़ी हुई हमारी हर एक याद, वो एक लम्हे में कैसे पराया हो जाती है। वालिदैन, बहन, भाई का घर, एक एक कोना, सब एकदम पराया हो जाता है। ये लम्हा हर एक लड़की के लिए मुश्किल तरीन लम्हों में से एक होता है, जब सब अपनों को छोड़कर एक ऐसे शख्स के साथ जाना होता है जो इन 3 बोल से पहले कभी हमारे लिए एक अजनबी हुआ करता था। साइका सबसे गले लगे रो रही थी। इब्रार साहिब की कमी आज उसने बहुत महसूस की थी। जो भी था, वो इब्रार साहिब को तमाम मामलों में सबसे ज़्यादा चाहती थी। नायाब, मेरे भाई को इस मोहब्बत के सफ़र में तन्हा ना करना।
तुम इस सफ़र में उसकी साथी बन जाना, उसको गमों की धूप से मोहब्बत की छाँव में ले आना। साइका ने नायाब को गले लगाते हुए बड़े मान से कहा था। वो आज भी तैमूर को लेकर ही परेशान थी। न जाने क्यों उसके दिल में उन दोनों को लेकर अजीब से वहम आ रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि उसको मालूम था कि आज नायाब तैमूर की ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती है या गमों से भर सकती है। इसलिए साइका ने अपने दिल में आए वहम को लेकर नायाब के कान में सरगोशी की थी। आप ही आप बेफिक्र रहें, मोहब्बत के इस सफ़र में अब तैमूर अकेले नहीं, मैं इस सफ़र में हर कदम पर उनके साथ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तैमूर को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। नायाब ने साइका के गले लगे कान में सरगोशी की थी। साइका को नायाब की बात सुनकर कुछ इत्मीनान सा हुआ था। अपना और मेरे भाई का ख्याल रखना, साइका ने पीछे हटते हुए कहा था, जिस पर नायाब ने सिर्फ आंखों से ही हाँ में जवाब दिया था। न जाने क्यों आज साइका को अजीब सा डर लग रहा था। कोई तूफान आने का डर, किसी की खुशियाँ ख़त्म हो जाने का डर। पर वो इस डर को अपना ये घर छोड़ जाने की उदासी और नए घर में जाने की घबराहट समझ रही थी। तैमूर साइका के पीछे पीछे कुरान लिए चल रहा था। आज फिर एक भाई कुरान के साय में अपनी बहन को रुखसत कर रहा था। तैमूर के आंसू रुकने का नाम ही न ले रहे थे, क्योंकि साइका को उसने कभी अपनी बड़ी बहन समझा ही न था। वो तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो उसका हर कदम पर साथ देती थी। साइका गाड़ी में बैठकर अपने पिया के घर जा चुकी थी। अब सब लोग भी घर की तरफ जा रहे थे। नायाब ने टाइम देखा, जो अब 11:15 के करीब हो रहा था। वो भागती हुई सीधा अपने कमरे में पहुंच गई थी। उसको मोहब्बत का इजहार करने के लिए ख़ुद को तैयार करना था। अब वो इजहार करने के लिए मुनासिब लफ्ज़ों को तरतीब दे रही थी। क्या हुआ तैमूर, इतने उदास क्यों हो यार? रिदा ने लॉन्च में बैठे तैमूर को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी। बस यार कुछ नहीं, आप ही की वजह से उदास हूँ। तैमूर ने सोफा से टेक लगाए आंखें मूंद ली थी। यार सही कहा, मैं भी बड़ी उदास हूँ। साइका आप ही की कमी महसूस हो रही है। रिदा ने तैमूर के साथ सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम परेशान ना हो, हम आप ही से मिलने कल सुबह चलेंगे। रिदा ने तैमूर का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम अपने रूम में जाओ, सुबह से शादी के कामों में मसरूफ़ थे। जाओ अब जाकर थोड़ा रेस्ट ही कर लो। रिदा ने तैमूर की कुशादा पेशानी पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। तैमूर अचानक से खड़ा हो गया। रिदा को तैमूर का अचानक खड़े होना अजीब सा लगा था। क्या हुआ तैमूर, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कमरा तो नीचे है। रिदा ने तैमूर को ऊपर जाते देखते हुए कहा, क्या तुम नायब के कमरे में जा रहे हो? तैमूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब बिना जवाब दिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कोई फ़ायदा नहीं तैमूर, अब तक तो वो फहद की मोहब्बत को अपना चुकी होगी। रिदा ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए हुए कहा। तैमूर के कदम वहीं रुक गए थे। वो पीछे मुड़ चुका था और रिदा की तरफ आ रहा था। क्या कहा तुमने? तैमूर ने आंखों में गुस्सा लिए कहा। यही कि फहद का प्रपोजल अब तक तो वो एक्सेप्ट कर चुकी होगी। रिदा ने अबरू चकाते हुए कहा, फजूल बकवास बंद करो। नायाब मुझे चाहती है और मैं उसे। वो फहद से मोहब्बत तो क्या उसको पसंद भी नहीं करती। तैमूर ने दांत पीसते हुए पेशानी पर बल लाते हुए कहा था। हाँ, जब भी वो तुमको अब तक तैमूर भाई बोलती है, तुम्हारे सामने तक तो आना गवारा नहीं करती। ओ प्यार। हाँ, रिदा ने हाथ बांधते हुए कहा। तैमूर वो तुमसे डरती है, तुम्हारी इज्जत करती है, तुमको अपना बड़ा भाई समझती है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि वो तुम्हारे डर से तुम्हारी मोहब्बत का झूठा एतराफ़ कर रही है। रिदा ने तैमूर को पूरी हद तक बदगुमान कर दिया था, और वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। वो तैमूर को अच्छे से जानती थी, वो कितना जज्बाती, गुस्से वाला और कच्चे कानों का मालिक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे मोहब्बत करती है। तैमूर ने खुद को दिलासा देने के से अंदाज में कहा। हाँ, चलो ठीक है, अगर तुमको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो खुद जाकर अपनी उस मासूम मोहब्बत को देख लो, जो अपने मासूम चेहरे से अब किसी और को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है। क्या मतलब? तैमूर ने आंखों में गुस्सा व हैरानी लिए कहा। मतलब ये कि मैंने फहद को थोड़ी देर पहले नायाब के कमरे में जाते हुए देखा है, और तकरीबन आधा घंटा से ज़्यादा हो गया फहद उसी के कमरे से बाहर नहीं आया। अब अगर वो ज़बरदस्ती जाता तो आधा घंटा वहाँ रुकना। रिदा ने बात को अधूरा छोड़ दिया था। तैमूर अब आंखों में तेज लिए ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। रिदा के चेहरे पर एक बार फिर से शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, अब आएगा मज़ा, रिदा ने हाथ जाड़ते हुए कहा। नायाब बेसब्री से अपने रूम में तैमूर का इंतज़ार कर रही थी। 12 बज चुके थे, पर तैमूर अब तक नहीं आया था। वो टहल लगा कर कभी घड़ी को देखती तो कभी दरवाजे को। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नायाब का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए वो दरवाजे तक पहुंची और ख़ुद को संभाले दरवाज़ा खोला, पर सामने तैमूर के बजाय फहद था। नायाब के चेहरे पर आई खुशी बाप की सूरत में एकदम उड़ गई थी। फहद की बिखरी हालत, उजड़ा चेहरा, आंखों में आई लाली। नायाब को फहद से डर सा लगा था। फहद भाई आप? नायाब ने डर पर काबू पाते हुए कहा। हाँ मैं, क्यों मैं नहीं आ सकता?
फहद ने आंखों में अजीब से जज्बात लिए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई काम था आपको? मुझे तुमसे बात करनी है, फहद ने बिना तमहीद बांधे कहा। सुबह कर लीजिएगा फहद भाई, शब बखैर। नायाब को न जाने क्यों आज फहद से खौफ सा आ रहा था। इससे पहले वो दरवाज़ा बंद करती, फहद एक झटके से अंदर घुस गया। ये आप क्या कर रहे हैं फहद भाई? नायाब ने फहद को यूँ अंदर घुसते देखकर बौखलाते लहजे में कहा, देखो नायाब, तुम मुझको गलत ना समझना। मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मुझे सुकून दे दो, मुझे अपना लो। फहद आंखों में जुनून लिए मोहब्बत से चूर लहजे में बोलते बोलते नायाब के आगे बढ़ रहा था। नायाब फहद से डर रही थी और अब वो फहद के अपने तरफ बढ़ते हुए कदम देखकर मज़ीद डर कर पीछे की तरफ खसक रही थी। देखो नायाब, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे क्या से क्या बना दिया। कितना होश रहता था मैं, कभी कोई फिक्र नहीं थी, हर वक्त सुकून था। और आज देखो कितना उजड़ा हुआ हूँ। मैं पल भर को भी सुकून नहीं मिलता। जब आंख बंद करता हूँ तो सामने तुम आ जाती हो, आंख खोलो तब भी तुम ही देखती हो। नायाब, मुझे सुकून दे दो। फहद बोलते बोलते मज़ीद करीब आ गया था। नायाब को अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। नायाब दीवार के कोने से लगी खड़ी हुई थी। प्लीज़ फहद भाई, आप चले जाएं। मैं सिर्फ और सिर्फ तैमूर से प्यार करती हूँ। नायाब ने करीब आते फहद को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, तुम उस तैमूर से प्यार करती हो। फहद नायाब के करीब आकर उसका हाथ मोड़कर बोल रहा था। प्लीज़ फहद भाई, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दे। नायाब ने दर्द से कराहते हुए कहा, सॉरी जान, पर मैं क्या करूं? ऐसा ही दर्द मुझे होता है जब मैं तुमको तैमूर के साथ देखता हूं। क्या कमी है मुझ में? प्लीज़ मुझे अपना लो, फहद नायाब के कदमों में बैठते हुए कह रहा था। फहद भाई, आप बुरे नहीं है, पर मैं सिर्फ तैमूर को चाहती हूँ। दिल पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं चलती। मोहब्बत ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं की जा सकती। जैसे आपको मुझसे है, वैसे मुझे तैमूर से मोहब्बत हो गई है। नायाब ने फहद के साथ बैठते हुए फहद को समझाते हुए कहा। तो फिर ठीक है। फहद तेज़ी से उठा और इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई। सामने पड़ा ब्लेड फहद ने उठा लिया और नायाब के हाथ पर रखा। तो फिर ठीक है, आज या तो तुम मेरी मोहब्बत कबूल करके मुझे ज़िंदगी दे दो, या अपने हाथों से मुझे इस दर्द से निकाल कर मौत दे दो। फहद ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। नायाब ब्लेड को देखकर और भी खौफजदा हो गई। नायाब, काट दो मेरे हाथ की नस और बंद कर दो इस दिल को जो तुम्हारे लिए धड़कता है। फहद ने नायाब को झंझोड़े कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नायाब ने ब्लेड को नीचे फेंकते हुए कहा, ओके तो ठीक है, अगर तुम मुझे इस दर्द से रिहाई नहीं दे सकती तो मैं खुद ही तुम्हारे सामने आज अपनी जान ले लूँगा। फहद ने नीचे पड़ा ब्लेड एक बार फिर से उठा लिया और अब उसको अपनी नस पर फेरते हुए बोला, नहीं। नायाब फहद से ब्लेड छीन रही थी। प्लीज़ छोड़े फहद भाई, प्लीज़। नायाब ने एक झटके से ब्लेड को खींचा। फहद के हाथ पर हल्के हल्के से कट पड़ चुके थे, जिसमें से अब खून टपक रहा था। नायाब खून को देखकर घबरा गई थी। जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स खोला। अब वो फहद के हाथ की पट्टी बांध रही थी। फहद को नायाब की भूली सूरत पर छाया खौफ बहुत अच्छा लग रहा था। नायाब पट्टी करके मुड़ने लगी थी कि अचानक उसको चक्कर सा आ गया। शायद वो खून को देखकर डर के मारे बेहोश हो गई थी, या फिर सुबह से शादी की थकावट ने उस फूल से चेहरे को मुरझा कर रख दिया था, और ऊपर से ये भारी जोड़ा जो उसने तैमूर की वजह से अब तक पहन रखा था। फहद ने गिरने से पहले नायाब को अपने मजबूत बाजुओं में थाम लिया था, और वो भी फहद के बाजू में झलसी गई थी। नायाब उठो। फहद ने नायाब के गाल थपथपाए। नायाब गलूदगी की हालत में थी और अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल रही थी। ये क्या हो रहा है यहाँ? तैमूर की गिरफ्तार आवाज़ नायाब की आँख खोली आंखें मुकम्मल खोल गई, और फिर जब उसने खुद को फहद के बाजू में देखा तो झट से खड़ी हो गई। नायाब का चेहरा डर से मुरझा सा गया था। फहद ने सामने खड़े तैमूर को देखा, जिसके चेहरे पर बेतहाशा गुस्सा नजर आ रहा था। तैमूर को यूँ देखकर फहद को बहुत सुकून मिल रहा था। फिर फहद ने बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाए हुए कहा, जो आपने देखा वही हो रहा है यहाँ। फहद की बात तैमूर के तन बदन में आग लगा गई थी। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई? नायाब सिर्फ मेरी है, तू क्या कर रहा है यहाँ? तैमूर ने फहद का गिरबान पकड़े हुए कहा, हाँ, पर अब वो मेरी हो गई है। फहद ने कॉलर चढ़ाए पीछे खड़ी सहमी सी नायाब को देखे कहा। तैमूर को नायाब का उजड़ा चेहरा और कमरे की बिखरी हालत कुछ और ही बता रही थी। नायाब, क्यों किया तुमने ऐसा? शर्म नहीं आई तुमको? फहद अपना काम करके जा चुका था। अगर तुम फहद से मोहब्बत करती थी तो तुमने मुझसे मोहब्बत का गंदा नाटक क्यों रचाया? तैमूर फहद को छोड़कर नायाब के सामने आ गया था, और वो अब नायाब को झंझोड़े अपने सवालों का जवाब मांग रहा था। नायाब तो सख्ते की हालत में खड़ी तैमूर के खुद पर लगाए गए इल्ज़ाम सुन रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं तैमूर, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, बस। नायाब, बहुत हुआ, ये गंदा खेल अब ख़त्म करो, तैमूर ने गुस्सा से डालते हुए कहा। पर मेरी बात तो सुन ले।
بالکل چپ ہو جاؤ، تم کو بہت سے محبت تھی تو بول دیتی، مجھ سے اتنا گندا مذاق کیوں کیا تم نے؟ تیمور نایاب کی بات کو کاٹ کر بولا، پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کر دوبارہ گویا ہوا، یا پھر تم کو بہت کی محبت بس نہیں ہو رہی تھی؟ تیمور نے طنزیہ ہنسی چہرے پر لائے ہوئے تہمت لگاتے ہوئے نایاب کو کہا، بس کر دے، خدا کا واسطہ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام نہ لگائے۔ نایاب تیمور کے الزام پر سسک کر رہ گئی تھی، کیوں سچ بات بری لگی؟ تیمور نے ایک بار پھر طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے کہا، نہیں تیمور، جیسا آپ سوچ رہے ہیں سب غلط ہے، میں صرف آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز ایک بار میری بات سن لے۔ نایاب نے التجا کرتے ہوئے کہا، بس بس، اب بہت ہوا، گھٹیا عورت، آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا تم کو میں نے، پر تم اس قابل ہی نہیں تھی۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، حسین عورت سے وفا کی امید رکھنا بیکار ہے۔ نایاب اس کی باتوں پر بلبلا اٹھی تھی، ایک جھٹکے میں محبت کے سب دعوے وعدے سب ختم ہو چکے تھے۔ کیا محبت اتنی کمزور تھی کہ ہوا کا ایک جھونکا سب ختم کر گیا تھا؟ پلیز تیمور، میری بات سن لے، پلیز تیمور۔ نایاب تیمور کے پیچھے بھاگ رہی تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنا چاہتی تھی۔ گھٹیا عورت، ہاتھ چھوڑو میرا، تیمور نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں تیمور، آپ میری بات سنے بنا نہیں جا سکتے، پلیز۔ نایاب تیمور کا ایک بار پھر سے ہاتھ پکڑے التجا کر رہی تھی، چھوڑو میرا ہاتھ، آج سے تم میرے لیے مر گئی اور میں تمہارے لیے مر گیا۔ تیمور نے نایاب کا ہاتھ ایک جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور اس کو زور سے دھکا دے کر خود تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ دھکا اتنی زور سے دیا گیا تھا کہ نایاب کے سر کا پچھلا حصہ زور سے بیڈ کے کارنر سے جا لگا تھا۔ درد کی شدت سے نایاب نے آنکھیں بند کر لی تھی اور اب وہ زمین بوس ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا تھا اور اب ہر طرف مکمل خاموشی ہو گئی تھی، گہری خاموشی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا رو رہا تھا۔ کیوں کیا نایاب تم نے ایسا؟ کیوں کی تم نے میرے ساتھ بے وفائی؟ آخر قصور کیا تھا میرا؟ تم پر اندھا اعتماد کرنا، تم سے پیار کرنا۔ نایاب، تم نے میرے خوابوں کا، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تیمور روتے روتے سو چکا تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر آیا تھا۔ ابرار صاحب اسلام آباد پہنچ چکے تھے، گھر میں مکمل خاموشی تھی، شاید سب سو چکے تھے۔ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا وہ ان سے روٹی بیٹی ہوگی۔ فجر کی اذان کی آواز آ رہی تھی، وہ نایاب کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نایاب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے روز اٹھتی ہے۔ نایاب کے کمرے سے مدھم سی روشنی آ رہی تھی، ابرار صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تو ہماری پری نماز کے لیے اٹھی ہوئی ہے۔ ابرار صاحب خود سے بڑبڑاتے کمرے کی طرف آئے تھے، پر سامنے کا منظر ان کی جان نکال گیا۔ ان کی پھول جیسی بچی بے سود فرش پر پڑی ہوئی تھی، کمرے کی حالت اور نایاب کا اجڑا اجڑا چہرہ ان کو ڈرا سا رہا تھا۔ نبی میری جان، اٹھو، میری بچی، آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے بابا گئے ہیں۔ ابرار صاحب نے اپنی پھول سی بچی کو ہاتھوں میں سمیٹے گال تپ تپاتے ہوئے کہا۔ پر نایاب تو جیسے بے جان سی پڑی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کہیں اس میں ہلکی سی سانس رہ گئی ہو، اور واقعی تیمور کے لفظ اس کو مار ہی تو چکے تھے۔ نبی میری جان، ابرار صاحب روتے ہوئے نایاب کو بار بار پکار رہے تھے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں لیے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ نایاب کی مدھم پڑتی سانسیں ان کو مزید ڈرا رہی تھی، اس لیے بنا کسی تاخیر کیے وہ ہسپتال کی جانب نکل پڑے۔